हाँ बच्चों, तो ड्यू टू टेक्निकल एरर इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर ऐसे ही हाफ रिकॉर्ड हो गया था और हम लोगों ने मैट्रिक्स एनालिसिस था वो लास्ट टॉपिक उसमें दिखा रहा था, ठीक है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो वो वहाँ तक हो पाया था रिकॉर्ड। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता देता हूँ। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन मॉडल किस पे बेस्ड है, ठीक है। ये कैसे भी आप फ्लेक्सिबल होके आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल इसमें पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। कैसे भी हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हो ताकि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से मोल्ड कर पाओ। वो फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये आखिरी में देखोगे, सच एनवायरनमेंट आर कैटेगराइज बाय हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखो ये लाइन, सच एनवायरनमेंट्स आर कैटेगराइज बाय हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड एवर चेंजिंग कैरेक्टर। तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी वाले होते हैं। फिर प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोसीजर कहीं की बात आए, है ना, एसएम में, मतलब ये बात कर रहा है किसकी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। देखो, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, फेमा रिक्वायरमेंट्स, फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर्स, ठीक है, कैपिटल इशू रिक्वायरमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, ये सारे के सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते। ठीक है, क्या आ रही है क्या बात समझ में? तो प्रोसीजरल वाला जब भी आए पार्ट आपको, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी के इंटरनल रूल्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अब फ्रेश टॉपिक पे आ जाते हैं। नया टॉपिक है बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन। बिहेवियर का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है सर इसका? Strategic choice is influenced by various subjective factors such as decision style, attitude to risk, and internal power play between the strategists. The strategy implementation process is also influenced by behavior and attitude of the strategist along with the organizational factors, ठीक है। अब जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उसका बिहेवियर भी इम्प्लीमेंट, अब आप देखो ये कितनी माइन्यूट सी चीज़ है। सर बिहेवियर कैसे? अरे बिहेवियर मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, विन विन सिचुएशन के लिए है कि विन लूज सिचुएशन के लिए कि लूज लूज सिचुएशन के लिए, ठीक है। उसमें क्वालिटीज़ हैं कि नहीं वो स्ट्रैटेजी को फॉर्म करने की, बनाने की, ठीक है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि नहीं। जो स्ट्रैटेजी जो भी बनाता है ना, वो अपनी खुद को अपनी उस पोजीशन में जहाँ पे वो पूरी कंपनी को रख रहा है, वो पहले ही उसकी इमेजिनेशन एनालिसिस करके देख लेता है। पूरा का पूरा इमेजिन करता है कि भैया इस सिचुएशन में कंपनी आई तो क्या होगा, इस सिचुएशन में कंपनी आई तो स्ट्रैटेजी क्या हो। तो ये सारी चीज़ें रहती। Behavioral implementation is concerned with those aspects of strategic implementation which have influence on the behavior of the people of the organization. प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़, जब एमसीक्यू में अगर बिहेवियर की बात है इम्प्लीमेंटेशन की, तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या मार्क करना है। बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू है तो आपको समझ जाना है कि ये स्ट्रैटेजिस्ट और पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज हैं रेलेवेंट? लीडरशिप, अब ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो सबसे बड़ा बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि भैया लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि नहीं है, ठीक है। तो लीडर्स आर वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which helps to cope the change by ensuring that plans and policies formulations are implemented as planned. Leadership is basically the ability to persuade others to achieve the defined objectives willingly and enthusiastically, ठीक है। A strategic leadership involves the process of transforming an organization, mark करना है line, with the help of its people so as to put it in unique position। अब आपको सबको मालूम है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और क्या मतलब होता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। विजन, कीपिंग द मिशन इनसाइट एंड विद द इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट। ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट पे इसके एम्फेसिस होते हैं, ठीक है। इमरजेंस ऑफ लीडर विच लीड्स टू इमरजेंस ऑफ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स पीपल टू वर्क टुगेदर। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हैज एक्सटर्नल फोकस रेदर देन इंटरनल फोकस,
ठीक है, विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलेट टू इट्स एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप मोर फोकस करती है किस पे ज़्यादा फोकस करती है, एक्सटर्नल फोकस ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल फोकस मतलब कॉरपोरेट को, जो आपकी कंपनी है उसको उठाने के लिए होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। इंटरनल फोकस नहीं करती, ज़्यादा लोगों पे फोकस नहीं करती है, ठीक है। तो वो है उस टाइम आप कर कैसे मैनेजर मैनेज कर पा रहा है लीडरशिप क्वालिटी, वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। इनिशिएटिव दे के रखें, डेवलपिंग न्यू क्वालिटीज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली। लीडर क्या करता है, लीडर शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग इनिशिएटिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लीडरशिप स्ट्रेटजी। नई क्वालिटीज़ लेके आओ, विजनरी बनो, ठीक है, वैल्यूज़ कल्चर्स और ये सब इन्फ्यूज़ करो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पे अटेंशन करो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पे, कलेक्टिव व्यू ऑफ लीडरशिप को अडॉप्ट करो, ठीक है। मैनेजमेंट पे कि आप एग्जीक्यूटिव में तो आप उधर ही फोकस करना है, आपको नीचे तक जहाँ तक प्रोडक्शन हो रहा है आपको वहाँ तक आपकी आंखें होनी चाहिए। एम्पावरिंग अदर्स, एम्फेसिंग ऑन स्टेट्समैनशिप, adopting a perspective to build subordinate skills and confidence to make them change agents, अथॉरिटी को डेलीगेट करो, इनोवेशन को एम्फेसिस करो, ठीक है। ये सारी की सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में, है ना। और ये इनिशिएटिव एक स्ट्रैटेजिक लीडर को लेने पड़ेंगे, तो आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना है ये बात। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या बोल दी, बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, लोग कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर एक दूसरे के प्रति क्या है, ठीक है। और दो टाइप के एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिफाइन द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मार्क करना है इसको। पहला एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स और दूसरा मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ये इंटरनली ओरिएंटेड होते हैं, वैल्यू एटीट्यूड और ये सब बिलीफ वगैरह रहते हैं। फिर मटेरियल कौन से होते हैं, बिल्डिंग पर्सनल ड्रेसेस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मटेरियल मतलब देखो कुल मिला के ये बोल रहा है कि ये इंटेंजिबल होते हैं, ये टेंजिबल होते हैं। मटेरियल टेंजिबल होते हैं और ये वाले खुद में होने चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ एंड एथिक्स, उसके बाद वैल्यूज़ एंड एथिक्स का मतलब आपको सबको पता ही है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स जनरेट फ्रॉम किस में, वैल्यू फ्रॉम फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वैल्यू से ही इंसान पनपता है। फिर कलीग्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट किससे होता है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों में बैठा गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, स्टाफ, कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ, ठीक है। ऑफ दीज ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर अंडर हिम आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, ये लोग ही होते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। हाउएवर वैल्यूज आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल which are part of their personally, therefore it is quite likely that values of different individuals do not match each other. Thus in actual practice relationship between organizational values and personal values exist in the organization। ये बोल रहा है कि इंटरलिंक होना चाहिए, वैल्यूज सेम होना चाहिए, तभी स्ट्रैटेजी को आप अचीव कर पाओगे, जो आपने प्लान करी है, फॉर्मुलेट करी उसको, तभी सक्सेसफुली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, चलो फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑल्सो रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल बारे में। ये पूरा का पूरा है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्यूज़ करने के बारे में किसके, मिडिल मैनेजमेंट के। फंक्शनल जब स्ट्रैटेजी फंक्शनल लेवल पे आती है, फंक्शनल लेवल यानी मिडिल मैनेजमेंट आपका, जो आपका प्रोडक्शन का स्टाफ है, अकाउंट्स का स्टाफ है, फाइनेंस का स्टाफ है, एचआर का स्टाफ है, टॉप मैनेजमेंट नहीं, मिडिल मैनेजमेंट। उनमें जब उनके पास जब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज आते हैं, तब वो क्या टैक्टिक्स और प्लान यूज़ करते हैं उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज में। ये पूरा का पूरा फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, अब आपको पता है ये फाइनल स्टेप है कि कंट्रोल कैसे होता है स्ट्रैटेजी का, भैया आप कैसे क्या आँख रखोगे। स्ट्रैटेजी तो बना ली, इम्प्लीमेंट कर ली, फॉर्मुलेट कर ली, ठीक है, अब कंट्रोल करना है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स वेदर इट इज़ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव कंटेम्पलेटेड इन स्ट्रैटेजिक एक्शन। अरे भैया जो बनाई थी
ठीक है, उसको देखें तो सही कि वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करती है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ प्लान्स एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट विद अ व्यू टुवर्ड्स द फ्यूचर एक्शन। अब जो भी है, प्रोवाइडिंग ए वार्निंग सिग्नल थ्रू डायग्नोसिस ऑफ डाटा, ट्रिगरिंग अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, टैक्टिकल एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन, पूरा का पूरा कंट्रोल चेक करना, मतलब चेक करना कि भैया जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाई या नहीं, इम्प्लीमेंट हो पाई है तो फिर इसके आउटकम्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर करना सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, कोई फ्लक्चुएशंस हैं क्या, कोई वार्निंग सिग्नल्स हैं क्या। वार्निंग सिग्नल्स कैसे, अगर स्ट्रैटेजी गलत जा रही है तो पता चल जाता है कि स्ट्रैटेजी गलत जा रही है। वार्निंग सिग्नल किसी भी चीज़ में आ सकते हैं, फाइनेंस में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सेल्स कम हो गई उस स्ट्रैटेजी से तो वो ये सब वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करोगे देखते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल प्रोसेसेस शुड इंश्योर दैट स्ट्रैटेजिक एम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन प्लान्स डिजाइन्ड टू अचीव दीज एम्स एंड दैट इफेक्टिवनेस ऑफ दीज प्लान्स इज मॉनिटर। अचीव करने का एक ही तरीका है कि आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, और उस एक्शन प्लान को मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग से पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी इस एक्शन प्लान के हिसाब से कितनी इफेक्टिव है। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन कंट्रोल प्रोसेस शुड इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिंग आउट टू अचीव द राइट थिंग्स एंड दैट मेथड्स बीइंग यूज्ड टू अचीव दीज थिंग्स आर वर्किंग। ऑब्वियसली बात है, अब ये बोलना चाह रहा है वो कि भैया स्ट्रैटेजी वो जो बनाई वो काम कर रही है क्या नहीं, कैसे भी चेक करो। ठीक है, चलो बाकी तो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा देख लेना, एमसीक्यू से इतना रिलेटेड नहीं है। रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जरूर एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस से पता चलेगा आपको। ठीक है, यही रोल होता है व्हेन द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज अंडरटेकिंग प्रॉपर्ली इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉलोइंग। ये फ़ायदे बता दिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस प्रोग्रेस क्या है वो पता चलेगी आपको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से, फ्यूचर एक्शंस का फीडबैक पता चलेगा, परफॉर्मेंस और रिवार्ड को आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, ये तीन की तीन चीज़ है। अच्छा सर, ये लिंकिंग परफॉर्मेंस रिवार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने परफॉर्मेंस लिया है किससे, अपने लोगों से, ठीक है, उसका कुछ रिवॉर्ड तो बनता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही इम्प्लीमेंट हो रही तो। वो है इसका मतलब, अगर आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी ये मान लो कि नेक्स्ट टू फेल है। ठीक है, तो आपको ये बहुत देखो, मैनी ऑर्गेनाइजेशन फेल इन लिंकिंग द परफॉर्मेंस इन रिवार्ड। लिंकिंग परफॉर्मेंस इन रिवार्ड इज अ बिग स्ट्रैटेजिक इशू इफ टेकन ऑब्जेक्टिवली। कंट्रोल प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर रिलेटिंग परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड। बहुत ज़रूरी है यार ये कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके रिवार्ड के लिए कुछ हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी और रिवार्ड को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें मैनेजर को पता है, तो कभी भी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैनेजर शुड हैव इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सर कहाँ लिखा है ये बताता हूँ मैं। एवरी मैनेजर इन द, ये इधर से पढ़ो, एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन about his performance standard and his contribution for achieving the organization objective. Information system ensures that every manager is getting the required information जो मैंने आपको बोला। broadly speaking, managers should be supplied with information for taking appropriate action। ठीक है, पूरी, जब तक आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो करेक्टिव और अप्रोप्रिएट एक्शंस कहाँ से ले लेगा वो। फिर प्लानिंग सिस्टम की बात है, प्लानिंग प्रोवाइड द इंटायर सेक्ट्रम ऑन विच द कंट्रोल फंक्शन इज बेस्ड। कंट्रोल फंक्शन एम्फेसिस दैट देयर इज अ प्लान विच डायरेक्ट्स द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले प्लान करोगे, फिर फॉर्मुलेट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, और उस इम्प्लीमेंटेशन को जो प्लान है उसी को तो कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, डेवलपमेंट सिस्टम, पर्सोनल को डेवलप करना, मतलब जो आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनके उनकी ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट का काम करना। अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस का अप्रेजल सिस्टम इन्वॉल्व सिस्टमैटिक वैल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विथ रिगार्ड टू हिज परफॉर्मेंस एंड हिज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व है उस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में, उसके परफॉर्मेंस को
क्या करना, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मोटिवेशन सिस्टम, हर एक के पर्सोनल को मोटिवेशन देना भैया। सर मोटिवेशन किस फॉर्म में हो सकती है, मॉनिटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है। सैलरी बढ़ा दो, प्रमोशन दे दो, अच्छा परफॉर्मेंस है तो ऊपर, अगर ऊपर अप्रेजल सिस्टम में। कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस की स्टेप्स देखना है अपन को। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इस पर ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, इतना परफॉर्म करना है भैया आप लोगों को। आपकी स्ट्रैटेजी आपने जो फॉर्मुलेट करी इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस अब कितना हुआ वो मेजर करो, ठीक है। देखो ये डिटेल में डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। 40 नंबर का है ऐसा, इतना ज़्यादा डेटा है उसके पास कि इतना डीप जाके वो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अपन को पढ़ाई ऐसे करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, गधा अमली नहीं करनी है। तो इसलिए सब जो थ्योरी है आप एक बार पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के लिए बार बार पढ़ लो। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। जैसे कि आप कॉस्टिंग में वेरियंसेस, डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको एनालाइज करना। इन्फोर्समेंट ऑफ करेक्टिव एक्शन, अगर वेरियंसेस नेगेटिव आ रहे हैं तो वापस से इन्फोर्स करो कोई करेक्टिव एक्शन। आ रही क्या बात समझ में। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टेक्निक्स, ये IMPA, ठीक है, इसको आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल का क्या मतलब होता है, प्रीमाइस कंट्रोल इज डिजाइन टू चेक सिस्टमैटिकली वेदर द अजम्पशन सेट ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर स्टिल वैलिड, ठीक है। जो पहले चीज़ें बनाई थी अब तक चल रही हैं कि नहीं, ये प्रीमाइस कंट्रोल का काम होता है कि ये चेक करो, ठीक है। पहले स्ट्रैटेजी में बहुत सारे रिसोर्सेज इनपुट्स लगाए होंगे, ठीक है, तो वो उसको चेक करना है कि अभी भी वो हैं या नहीं। प्रेमाइसिस इंक्लूड अजम्पशन और फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर एंड known condition that affect the operation of a strategy. Premises आर यूजुअली कंसर्न विद इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्री फैक्टर। दो चीज़, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक इंडस्ट्री फैक्टर। इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, कल्चर, ये सब आता है। जो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, any major change in this factor between time of strategy formulation and its implementation necessitates a change in the strategy। अगर इन फैक्टर्स में चेंज आ गया है तो भैया ज़रूरी है कि इसका की प्रेमाइसेस को आइडेंटिफाई करो, हुआ लाइकली टू हैव एक्सेस टू द रेलेवेंट, जिनके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है प्रेमाइसिस के बारे में, उन लोगों को देखो भैया क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो मॉनिटरिंग प्रेमाइसेस की, जिनको सारी इन्फॉर्मेशन है। सपोज़ एक फंक्शन है, फाइनेंस हेड को दो फाइनेंस की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, कि भैया इस स्ट्रैटेजी से कुछ, इस प्रेमाइसिस में कुछ फ़र्क तो नहीं आया। आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट्स एट विच द चेंज इन स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड। अब जहाँ पे ऐसा लग रहा है वेरियांसेस है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करो ट्रिगर पॉइंट की भैया यहाँ पे स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। तो सर स्ट्रैटेजी बदलनी मतलब, बेटा स्ट्रैटेजी बदलना मतलब कोई 10 दिन या 1 महीने का प्रोसेस तो है नहीं। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी जो होती है वो साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ये चीज़ें होती है स्ट्रैटेजी, है ना। तो इसलिए अगर कुछ गलत होगा तो पता चलेगा इसे। फिर दूसरी क्या है, स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल वाली टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक क्या बोलती है, दीज टेक्निक आर सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट। मार्क कर लेना, स्टेबल एनवायरनमेंट वाली बात आ रही है तो स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल वाली टेक्निक, ठीक है, मार्क कर लेना। आ रही है क्या बात समझ में। 3 अप्रोचेज हैं इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर, ठीक है, अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर और जेनरिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। RUG कर सकते हो उसको, RUG, रग, ठीक है, याद करने के हिसाब से। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर क्या होते हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के। जैसे रेवेन्यू का एक सेंटर अलग, प्रॉफिट का एक सेंटर अलग और एक्सपेंसेस का एक सेंटर, मतलब सब काउंटर होते हैं, क्या काउंटर नहीं होता है। ये लोगों को काम दे दिए जाते हैं कि भैया प्रॉफिट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, रेवेन्यू में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, एक्सपेंसेस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है।
अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर fact organization can achieve its objectives by focusing continuously on success factor. यार ये देखो कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, नेगेटिविटी के पीछे जुड़ोगे तो नेगेटिव ही होगा. जेनरिक स्ट्रैटेजी अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द assumption that organization strategy should be comparable with others in same industry. बाटा एक कंपनी है जूते की, ठीक है, मैं एक जूते की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहा हूँ. तो अगर मेरे को स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल देखना है मेरा, तो मेरे को एक जेनरिक स्ट्रैटेजी अपनानी है. कैसे अपनानी है सर? मैं बाटा से अपना कंपैरिजन करूँगा. कैसे करूँगा सर? अरे भैया प्रोडक्शन से उसके प्रोडक्शन से मेरा प्रोडक्शन कंपेयर करूँगा. सर बट वो तो वेल डेवलप्ड कंपनी है. हाँ वेल डेवलप्ड कंपनी है, लेकिन उसके उसके बेसिक ईयर्स में क्या था ये तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल चेंज करके. चलो बाटा नहीं तो अपने लेवल की कंपनी देख लो अगर आपने अभी स्टार्टअप करा है तो, ठीक है. तो ये चीज़ें जेनरिक स्ट्रैटेजी में आती है. फिर आती है स्ट्रैटेजिक लीव कंट्रोल. लीव कंट्रोल इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन रिलेटिवली अनस्टेबल एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट. ऊपर था स्टेबल एनवायरनमेंट, अब अनस्टेबल एनवायरनमेंट आ रहा है स्ट्रैटेजिक लीव कंट्रोल में. तो मार्क कर लेना एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है. इस हिसाब से इनको देखना है. न्यू एनवायरनमेंट इनके क्या होते हैं भैया, इनकी फर्दर 3 टेक्निक होती है. स्ट्रैटेजिक इशू मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइल एनालिसिस, सिस्टम्स मॉडलिंग, ट्रिपल एस, ठीक है, याद करने के लिए. इट इन्वॉल्व्स इशू मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजी के सारे इशू क्या आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और इसके एडवर्स इम्पैक्ट जो हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है. टाइम की मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक इशूज इन टाइम, द ऑर्गेनाइजेशन का अवॉइड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल सरप्राइज. अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो आप स्ट्रैटेजिक इशू को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लो, उसको चेंज कर दो, तो एडवर्स इम्पैक्ट जो भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. स्ट्रैटेजिक फाइल एनालिसिस, ये सिनर्जीज को, जो सिनर्जी डेवलप हो गई है, ठीक है, उसको उसके नेचर को समझने के लिए, एग्जामिन करने के लिए होता है. सर सिनर्जी मतलब होता है कोई मेजर चेंज, ठीक है. जब इन्वायरमेंट और स्ट्रैटेजी टकराती है तो कोई मेजर चेंज होता है, जो इनकी सिनर्जी होती है, तो कोई मेजर चेंज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो सिनर्जी होता है. सिस्टम मॉडलिंग, इट रेफर्स टू स्टिमुलेटेड टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स and environmental scenarios are analyzed on simulated basis, ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स को एक साथ जब एग्जामिन किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टम मॉडलिंग. आ रही है क्या बात समझ में? फिर क्या नेक्स्ट टेक्निक, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. दिस इज डिजाइन टू एक्सेस वेदर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी शुड बी चेंज इन द लाइट ऑफ अनफोल्डिंग इवेंट and results associated with incremental steps in action to implement the overall strategy. सर अब पूरी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है क्या या नहीं है, वो बताता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, ठीक है. 2 एस्पेक्ट, M&M, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी थ्रस्ट और माइलस्टोन रिव्यू. थ्रस्ट का क्या मतलब, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी actions are divided into identifiable new thrusts. These thrusts provide information which can be used as basis of subsequent action. एक छोटे छोटे थ्रेस्ट मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं. वो इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट एक्शंस में काम आती है, ठीक है क्या. चलो माइलस्टोन रिव्यू पे आ रहे हैं अपन. It is an identifiable segment of a strategy which may be in form of crucial events, major resource allocation over a passage of certain time. Each milestone requires critical assessment in terms of time and cost. एक लीप ऑफ द टाइम के बाद जब रिव्यू करते हो आप अपनी स्ट्रैटेजी, उसको माइलस्टोन रिव्यू कहा जाता है, ठीक है. पैसेज ऑफ टाइम के बाद होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम माइलस्टोन रिव्यू होता है. तो फिर इसके एडवर्स इफेक्ट भी सर आइडेंटिफाई होंगे. हाँ, इसके एडवर्स इफेक्ट भी आइडेंटिफाई होंगे और आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी, ठीक है क्या बच्चों. चलो स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस. सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना. स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस
This is non-focus control and is designed to monitor a broad range of events inside and outside the organization. सोर्सेस ऐसी चीज़ों पे फोकस करना और ऐसी चीज़ों पे निगरानी चेंज कर सकते हैं। एंटीसिपेटेड सिचुएशन, फ्यूचर की कंटीजेंट सिचुएशन आ सकती है जो आपकी स्ट्रैटेजी बिगाड़ सकती है, उन पे सर्विलेंस रखना। सर फॉर एग्जांपल, अरे गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी में कोई ड्रास्टिक चेंज कर दिया और आप तो फॉर्मुलेट करके बैठे थे कि भैया कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो चेंज जो आ जाता है वो वाली चीज़ का बोल रहा है। ठीक है, उसको चेक करना, उसका सर्विलियंस करना और फिर कोई स्टेप लेना। ठीक है, चलो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल नाम से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दिस मेजर्स is undertaken to assess the impact of any major environmental event such as technological invention, रीजनल डिस्टर्बेंस बिटवीन द कंट्रीज। अरे वॉर हो गया इंडो पाक में, तो ट्रेड रिलेशन बिगड़ेंगे अगर पाकिस्तान से होंगे। इंडो चाइना वॉर हो गया, जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, वो बोल रहा, तो उस टाइम स्पेशल अलर्ट देना स्ट्रैटेजी के लिए, ये वाली टेक्निक। चलो फिर ये बात किसकी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सेज टू कंट्रोल सिस्टम देमसेल्व्स कैन ट्रिगर एन अरे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें दो चीज़ होती है, दो रिएक्शंस हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, या तो पॉजिटिव रिएक्शन या फिर नेगेटिव रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन सच एज वॉलंटरी कंप्लायंस और इवन एक्टिव एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सपेक्टेड when control criteria demonstrate relevance through operational significance and lead to the result that can be affected by employees directly measured. Further, positive reactions to control can be precipitated by employee participation in process of settling standards, especially when the standards are perceived as achievable but not challenging. देखो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि स्ट्रैटेजी को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, negative reactions to controls can take several forms. Employees can resort to fudging records or even sabotage in the order to distort performance measurements favorably. अपने हिसाब से नेगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, दिखाने के लिए कि भैया हम तो हाँ काम कर रहे हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन करना, ठीक है, बोर हो गए हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है कि मतलब नेगेटिव रिएक्शन होते हैं। आ गई क्या बात समझ में? सर इसमें और क्या क्या आ सकता है, देखो आखिरी में लिखा है एब्सेंटिज्म, ठीक है, टेंशन, प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें आती। ठीक है, अब बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी का एक टूल है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक। दिस इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस regardless of their scale to align the organization performance to its vision and objective। मतलब यार बेसिकली ये होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के एवेल्यूशन के लिए। द स्कोर कार्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए टूल, नाम से ही समझ गए होंगे, विच इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन फीडबैक प्रोसेस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट एंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्कोर कार्ड है एक तरीके का, वो क्या करता है, परफॉर्मेंस का एवेल्यूशन करता है ना, वो फुलफिल कर रहा है उस गैप जो बना है। ठीक है, क्या है बेसिस इसके, 4 बॉक्सेस हैं, फाइनेंशियल परसेप्टिव, बिजनेस प्रोसेस परसेप्टिव, कस्टमर परसेप्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ परसेप्टिव। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन एरियाज एंड ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट फाइंड्स द राइट बैलेंस बिटवीन दिस एरियाज। ठीक है, क्या है, फाइनेंशियल परसेप्टिव, कस्टमर परसेप्टिव, बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ परसेप्टिव, चारों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न फाइनेंशियल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग इनकम, कस्टमर का उसका सेटिस्फैक्शन, उसका रिटेंशन, बिजनेस प्रोसेस परसेप्टिव का क्या है, कॉस्ट कम कर पा रहे हो, ठीक है, क्वालिटी दे पा रहे हो, लर्निंग एंड ग्रोथ परसेप्टिव, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका नॉलेज रिटेंशन, ठीक है, उनका मैनेजमेंट। ये चारों के चारों देखो आखिरी में लिखा है इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, चारों के चारों। ठीक है, FCBL
FCBL से आप याद रख सकते हो। फीचर्स, 4 फीचर्स हैं। फैक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, असेस करने के लिए ये चारों पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव, मेजर, टारगेट एंड इनिशिएटिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट शेयर है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है। मेजर्स क्या लेना चाहोगे, आपके टारगेट्स क्या है ओवरऑल कंपनी के, और इनिशिएटिव्स आप लोग क्या लोगे इन एक्शंस के लिए। अब बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टूल कैसे है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड वॉज टू क्रिएट ए सिस्टम विच कुड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इम्प्रूव एनी बैकलैग्स दैट ऑकर। बैकलैग्स का मतलब होता है कि जो पिछली कमियां रह गई उनको वो उजागर हो जाए और हमको पता चल जाए और हम ऐसी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करें जो उन बैकलैग्स को पूरा कर दे, इम्प्रूव कर दे। पॉपुलैरिटी ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू इट्स लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल है ना, मेथड है, 4 चीज़ों में बांट देता है। फाइनेंशियल जो अपन ने ऊपर पढ़ी, ठीक है। Hence, it becomes a management strategy which could be used across various functions within organization। सब जगह यूज हो सकती है, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। नीड क्यों है बैलेंस स्कोर कार्ड की, ये बता रखा है, ठीक है। इम्प्लीमेंट क्यों करना पड़ता है, इंक्रीज द फोकस ऑन द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड इट्स आउटकम्स, लीड्स टू इम्प्रोवाइज ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस टू मेजरमेंट्स, वर्कफोर्स को अलाइन करता है, ठीक है, की डिटरमिनेंट्स को टारगेट करता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को वो है ना ड्राइव करता है, इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी विजन, प्रायोरिटाइज करता है प्रोजेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम एंड अदर प्रायोरिटी फैक्टर्स। है क्या क्लियर ये बात। चलो, स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है सर, organizations are always involved in a variety of change and this is not just confined to internal project. For example, it could also encompass interaction with supplier and customer, बाहर वाले लोगों से। The change being undertaken by the organization now is inherently complex and often impacts diverse stakeholder groups both internally and externally। ये बोल रहा है कि जो स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाते हैं वो सबको इम्पैक्ट करता है, स्टेक होल्डर एज ए होल को इम्पैक्ट करता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। As the change portfolio grows, the level of complexity grows with it. With it, with many organizations now find it difficult to understand and track the plethora of change initiatives underway. An added complexity is a reduction in manpower. Manpower कम हो रहा है, and the availability of skilled resources. ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसमें स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको पता चलेगा। स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंट्रोल्ड, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इट इज़ नॉट अबाउट द डिलीवरी ऑफ ए सिंगल प्रोजेक्ट or monitoring business as usual activities. It is basically the process of governing a portfolio of programs, projects and initiative within the context of wider strategy of the organization. सर ये एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ गवर्न कर लेता है, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो बनाता है प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम और इनिशिएटिव का, ठीक है, और उसके लिए एक वाइडर स्ट्रेटेजी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द टर्म चेंज रिफर्स टू एन अल्टरेशन इन ए सिस्टम वेदर फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल। Thus, organization change in the alteration of work environment in the organization. It implies a new equilibrium between different components of the organization: technology, structural arrangement, job design, people. An organization change may have the following features. Any change may affect the whole organization. When change occurs in any part of the organization, it disturbs the old equilibrium, necessitating development of new equilibrium. Organization change is a continuous process। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबल इन्वायरमेंट लाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को एक स्टेबल करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट एक साथ इवेल्यूट करता है स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट। ठीक है क्या, स्ट्रैटेजिक चेंज इज़ द मूवमेंट ऑफ द कंपनी अवे from its present state towards some desired future state to increase its competitive advantage। एवेल्यूट करने के बाद हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, ठीक है, करंट स्टेट से हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर डिजायर्ड स्टेट, ठीक है, क्यों सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तीन काइंड होते हैं स्ट्रैटेजिक चेंजेस के जो बहुत सारी कंपनीज परस्यू करती है, री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड इनोवेशन। आई क्या बात समझ में? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा अपन को, इज द रीडिज़ाइन of business processes and the associated system and organization structure to achieve a dramatic improvement in the business performance। सबका सब रीडिज़ाइन करना भैया, ठीक है, क्यों? पर बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग, सेकेंड पैराग्राफ, इज अनदर काइंड ऑफ चेंज दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक चेंज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। चलो, रीस्ट्रक्चरिंग is another kind of change that strategic management used to implement strategic change। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब आपने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, पूरी स्ट्रैटेजी को वापस से रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, कि डिपार्टमेंट कम कर दिए हमने, हायर की लेवल कम कर दिए, वर्क डेलीगेशन कम कर दिया या बढ़ा दिया या कुछ कर दिया। अब देखो एक एग्जांपल उन्होंने लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू ब्रिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया कॉस्ट को कम करने के लिए, है ना। रिस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन डिविजन्स और फंक्शन। क्यों नेसेसरी होता है सर? अनफोर्सिंग चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में, नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गए, डिमांड में कमी आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, ब्यूरोक्रेटिक और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है सर, इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन फैक्टर्स की वजह से करना पड़ता है। तीसरा क्या? इनोवेशन। तो इनोवेशन तो आप सबको पता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक चेंज मैनेजमेंट का तीसरा एस्पेक्ट इनोवेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, वही इनोवेशन है, ठीक है। मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंजेस। अब मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंजेस का मतलब, द बेसिक प्रॉब्लम इन मैनेजिंग चेंज इज टू ओवरकम पीपल रेजिस्टेंस सक्सेसफुली। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरकमिंग रेजिस्टेंट टू चेंज कैन बी मैनेज इन द फॉलोइंग वे। अब ये जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस एकदम से होते हैं, ये रेजिस्ट तो करेंगे, ठीक है, तो इनको अच्छे से कैसे कोप अप करना, वो ऐसे डिपेंड करता है। एजुकेशन और कम्युनिकेशन से कर रहे हो, कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो बैरियर क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट होता है उसके लिए क्या? एजुकेशन और कम्युनिकेशन है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बनाओ, कॉन्फिडेंस लाओ लोगों के बीच में। पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करो। कमिटमेंट काउंसलिंग करो, ट्रेनिंग दो अच्छे से, ठीक है। कोर्शन और एडिक्ट इज इम्पोजिशन चेंज और इशूइंग ऑफ द डायरेक्टिव्स अबाउट द change, it is explicit use of power। coercion is least successful style of managing change except in the change of crisis or confusion। coercion का मतलब है कि एकदम से कुछ ना कुछ कोई नया मेजर चेंज ला देना जो बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट कर दे एम्प्लॉयज़ को, इसलिए उसने बोला है कोर्शन इज़ द लीस्ट सक्सेसफुल स्टाइल ऑफ मैनेजिंग चेंज एक्सेप्ट अगर क्राइसिस में, जैसे कि भैया आपने लॉकडाउन कर दिया, आपके किसका, आपकी फैक्ट्री लॉकडाउन कर दिया आपने, ठीक है, ले ऑफ कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, ये चीज़ें कर दिया आपने, तो ये कोर्शन में आता है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा लीस्ट लेवल पे होता है, मतलब बहुत कम होती है ये, जब क्राइसिस का टाइम होता है तभी हो पाता है। भैया प्रोडक्शन ही नहीं है, पैसा ही नहीं कंपनी का उसको चलाने के लिए, ठीक है, वो चीज़ बोल रहे हैं। चलो, अब लास्ट टॉपिक है लीडरशिप एंड इट्स फॉर्म। दो टाइप होते हैं एमसीक्यू के हिसाब के, क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल, मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल में तीन चीज़ होती है, ठीक है। कौन लेके आया था क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल? लेके आया था कर्ट लेविन ने बताई है तीन चीज़ें इन डेप्थ रिसर्च करके, ठीक है। लेविन अनकवर्ड थ्री की लीडरशिप स्टाइल: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइजेस फायरे, ठीक है, लाइजेस फायरे, उसको लाइजेस फायरे प्रोनाउंस करो। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइजेस फायरे, ठीक है। और फिर मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल कैटेगरीज, इसमें 6 है, ये 2 बार छप गई हैं, हाँ, लेकिन ये जो 6 हैं ये मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल कैटेगरीज की हैं, ठीक है। विजनरी, कोचिंग, अफिलिएटिव, डेमोक्रेटिव, पेस सेटिंग, कमांडिंग। बहुत ईजी ईजी है, समझ में आ जाएगी आपको एक बार रीडिंग मारने की जरूरत में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड में 3 और न्यू में 6 स्टाइल होती है, मॉडर्न लीडरशिप में 6 स्टाइल होती है। कौन कौन सी? VCADPC, VCADPC, VCADPC। V फॉर विजनरी, C फॉर कोचिंग, A फॉर affiliative, D फॉर डेमोक्रेटिव, P फॉर पेस सेटिंग
और C फॉर कमांडिंग। ठीक है, यहीं आपका 15 चैप्टर भी आज समाप्त होता है। ठीक है क्या बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है अपन लाइव क्लासेस भी कर दें 1 तारीख से, या फिर नेक्स्ट लेक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो 16 का बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।